दोस्तों, क्या आपको पता है चमगादड़ दुनिया का सबसे मिस्टीरियस क्रीचर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि चमगादड़ों को दिन में दिखाई नहीं देता, जो कि सच है। लेकिन इसका मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि चमगादड़ अंधे होते हैं, जबकि चमगादड़ अंधे नहीं होते। इनके पास बहुत सेंसिटिव विजन होता है, जिसकी वजह से घनघोर अंधेरे में भी देख लेते हैं। अब इस चीज को जानने के बाद आप ये मत समझ लेना कि ये अपने शिकार का पता अंधेरे में आंखों से देखकर लगाते होंगे, क्योंकि ये बात सच नहीं है। आपके मन में सवाल होगा तो फिर ये अपने शिकार का पता कैसे लगाते हैं? मैं बताता हूँ। दरअसल ये अपने शिकार का पता आवाज की मदद से लगाते हैं, और चमगादड़ों की इस एबिलिटी को एकोलोकेशन कहा जाता है। दोस्तों, चमगादड़ों के रहस्य में से बहुत छोटे रहस्य है। इनका सबसे बड़ा रहस्य इनके विकास को लेकर है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि चमगादड़ों के पूर्वज कौन रहे होंगे, या फिर इनके नजदीकी रिश्तेदार कौन कौन से जानवर है, तो शायद ही आपके पास इसका जवाब होगा। लेकिन आज के वीडियो में आप शॉक हो जाओगे ये जानकर कि चमगादड़ों के सबसे करीबी रिलेटिव कौन से जानवर है। तो फिर आइए जानते हैं चमगादड़ों के विकास की पूरी कहानी को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, लगभग 52 मिलियन सालों पहले एक चमगादड़ वोमिंग के ऊपर आसमान में उड़ रहा था। ये चमगादड़ ऐसा नहीं था जैसा आज के समय में हम इन्हें देखते हैं। आज के चमगादड़ की तरह ये छोटा तो था, लेकिन इनकी 5 हड्डियों की टॉप पर पंजे थे जो हर विंग को सपोर्ट करते थे। इसके पंख थोड़े छोटे हुआ करते थे, लेकिन इनके पैर लंबे थे। इन लंबे पैरों और पंजों की वजह से ये आज के चमगादड़ों से ज्यादा अच्छे से किसी चीज पर चढ़ लेते थे, और इनके दांतों को देखकर पता लगता है कि ये कीड़ों को खाते थे। पर ये कीड़ों को ढूंढने और उन्हें पकड़ने के लिए आज के चमगादड़ों की तरह आवाज का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि किसी और तरीके का इस्तेमाल करते थे। बेसिकली ये चमगादड़ का एक बहुत पुराना फॉसिल था, और इस मैमल को ओनिकोनिक्टेरिस नाम दिया गया है। ये उन सबसे प्राचीन चमगादड़ों में से एक था जिसका फॉसिल सबूत हमारे पास सबसे अच्छी हालत में है। दूसरी चीज, ये चमगादड़ों के फैमिली ट्री में सभी जीवित और सभी विलुप्त चमगादड़ों के बाद सबसे नजदीकी ब्रांच पर बैठा है। अगर आप चमगादड़ों की ब्रांच को और पीछे करके देखना चाहोगे कि बैट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इस बात का आज तक पता नहीं लग पाया कि चमगादड़ों का इससे पहला पूर्वज कौन था। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक चमगादड़ों के जो भी फॉसिल सबूत पाए गए हैं, यानी जो पहचानने योग्य है, वो पूर्ण रूप से उड़ने वाले ही मिलते हैं। एंटार्क्टिका को छोड़कर इनके फॉसिल हर कॉन्टिनेंट से मिले हैं, और ये सभी पूरी तरह से चमगादड़ थे। एक तरह से हम इन्हें प्राचीन चमगादड़ कह सकते हैं। दूसरी चीज, इनके जो फॉसिल मिले हैं वो अर्ली इयोसीन इपोक के समय तक के ही मिले हैं, और इनके जो बहुत ज्यादा पुराने फॉसिल पाए गए हैं उनके अंदर दांत और कुछ हड्डियां ही पाई गई है। सिर्फ इन हड्डियों और दांतों की वजह से पता लगाना मुश्किल है कि आज के चमगादड़ के पूर्वज कैसे दिखते थे। तो अब सवाल ये है कि चमगादड़ कहाँ से आए थे, और इनकी अजीब विशेषताओं में से कौन सी सबसे पहले विकसित हुई। जैसे कि इस मैमल ने उड़ना सीखा था, या फिर आवाज की मदद से चीजों को पहचानना सीखा था, या फिर इसने ये दोनों काम एक साथ सीखे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कैसे चमगादड़ मैमल फैमिली ट्री में फिट हो जाते हैं। दोस्तों, इनकी कंकाल संरचना के आधार पर पहले हम ये सोचते थे कि चमगादड़ प्राइमेट से बहुत निकट संबंध रखते थे। जरा सोचकर देखिए कि चमगादड़ बंदर से आए हैं, तो ये सोचने में कितना अजीब है। लेकिन जब हमने बैट्स के जेनेटिक हिस्ट्री को स्टडी किया, तो इसका डीएनए इससे भी अजीब चीज से संबंधित निकला, क्योंकि चमगादड़ का संबंध उन मैमल से होना चाहिए जिनसे समान दिखते हैं। लेकिन चमगादड़ के केस में ये चीज बिल्कुल उल्टी है। ये उन जीव से संबंध रखते हैं जो इनसे बिल्कुल भी समान नहीं दिखते। ये जीव कौन सा था, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले इनके फॉसिल रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। दोस्तों, चमगादड़ों के फॉसिल सबूत कमाल के और विचित्र दोनों हैं। ये कमाल के इसलिए है क्योंकि हमारे पास इनके कुछ पुराने फॉसिल्स बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में है, यानी ये फॉसिल्स पूरी तरह से कंप्लीट है। और ये कंप्लीट इसलिए है क्योंकि ये प्राचीन झील से पाए गए हैं। चमगादड़ों के सबसे अच्छे फॉसिल्स इस तरह की असाधारण सी जगह से मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर इनके फॉसिल बहुत विचित्र इसलिए है क्योंकि भले ही हमें मिले फॉसिल्स कंप्लीट हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं है।
ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर बैट छोटे होते हैं और इनके पास नाजुक पतली हड्डियां होती है जो इन्हें हल्का बनाती है और इस चीज की वजह से ये आसानी से उड़ पाते हैं। लेकिन ये हड्डियां इतनी नाजुक होती है ये सही तरह से प्रिजर्व नहीं रह पाती। पर हम लकी है क्योंकि हमारे पास कुछ पुरानी चमगादड़ों के नमूने मौजूद है। हमारे पास पुरानी चमगादड़ों के जो नमूने हैं वो उसी टाइम आसमान में उड़ती थी जिस टाइम पे ओनिकोनिक्टेरिस आसमान में उड़ती थी, यानी ये दोनों एक साथ आसमान को साझा करती थी। इस दूसरी किस्म की चमगादड़ को इकोनिक्टेरिस की सूची में रखा गया है और ये प्रजाति भी वोमिंग से ही मिली है। इसे 1966 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था और जब से इस चमगादड़ की खोज हुई थी तब से इसके पास सबसे पुरानी चमगादड़ होने का खिताब है। इसी तरह ओनिकोनिक्टेरिस के पास है जिसे 2008 में पब्लिश किया गया था। जब इकेरोनिक्टेरिस की डेटिंग की गई तो पता लगा इसका फॉसिल 52.5 मिलियन साल पुराना है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है, भले ही ये दोनों चमगादड़ आसमान में एक साथ उड़ती थी पर ये एक दूसरे से अलग थी और इस बात से एक चीज साफ हो जाती है कि चमगादड़ का विकास इस समय से बहुत पहले हुआ था। जब हम इन चमगादड़ों के फॉसिल्स को देखते हैं तो इन दोनों चमगादड़ों में उड़ने की कैपेबिलिटी थी और देखने में आज के समय की चमगादड़ों की तरह ही दिखती थी। पर आज के समय की जो बैट्स होती है उनके पास 1 या 2 पंजे ही होते हैं, लेकिन ओनिकोनिक्टेरिस के पास पूरे 5 पंजे होते थे। वहीं इकेरोनिक्टेरिस के पास पूर्ण रूप से डेवलप 2 पंजे थे और हड्डियों की टिप्स पर 3 और थे। इसी के साथ ये प्राचीन चमगादड़ आवाज का इस्तेमाल करके शिकार का पता लगाने में भी सक्षम थी और हमें ये बात इसलिए पता है क्योंकि इनके कानों के अंदर एक खास तरह की हड्डी होती है जिसे मैलियस कहा जाता है। इसी के साथ शुरुआती चमगादड़ सिर्फ नॉर्थ अमेरिका तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जर्मनी की मैसेलपिट से लगभग 47 मिलियन साल पुराने एक गड्ढे से प्राप्त चमगादड़ों के कम से कम 4 और सही ढंग से सुरक्षित कंकालों के समूह मिले। ये पूर्ण रूप से कंप्लीट थे और इनमें से कुछ इतने सुरक्षित थे जिनके सॉफ्ट टिश्यू की आउटलाइन आप आसानी से देख सकते हैं। इकेरोनिक्टेरिस की तरह ये सभी आज के समय की चमगादड़ों की तरह दिखती थी और इनमें से कुछ आवाज की मदद से शिकार का पता लगा लेती थी। तो फिर अभी तक हमने जितनी भी प्राचीन चमगादड़ों की बात की है ये सभी उड़ना जानती थी और इसी चीज को देखते हुए अब सवाल ये बनता है कि इनके पूर्वजों ने उड़ना कैसे सीखा होगा। दरअसल इस सवाल का जवाब चमगादड़ों की उस एक विशेषता के विकास से जुड़ा हुआ है जिससे ये अपने शिकार का पता लगाती है, यानी एकोलोकेशन। चमगादड़ों के विकास को लेकर विशेषज्ञों ने 3 हाइपोथेसिस दिए हैं, जैसे कि इन्होंने पहले आवाज की मदद से शिकार करना सीखा था या पहले उड़ना सीखा था या फिर ये दोनों चीजें इन्होंने एक साथ सीखी थी। ये 3 हाइपोथेसिस उन आम लक्षणों पर आधारित है जो आज सभी चमगादड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि बैट्स के पूर्वज आर्बोरियल थे या पेड़ पर रहते थे, ये कीड़भक्षी थे या कीड़ों को खाते थे, और क्या ये सिर्फ रात को ही उड़ते थे। आइए इन 3 परिकल्पनाओं को एक एक करके जानते हैं। अगर बात करें सबसे पहले हाइपोथेसिस की यानी एकोलोकेशन की, तो इसके हिसाब से चमगादड़ों के पूर्वजों के पास पहले से ही अल्ट्रासोनिक कैपेबिलिटी रही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय के कुछ कीड़भक्षी जानवरों में ये कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, जैसे कि छछूंदरों की कुछ प्रजातियां कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करती है। अगर इस चीज के बारे में सोचा जाए तो हो सकता है चमगादड़ों के पूर्वज पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर आसपास से गुजरने वाले कीड़ों को झपटते होंगे। समय के साथ साथ अति तेज आवाज सोनार में विकसित हो गई होगी, जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार को ट्रैक करने में करते होंगे। पेड़ पर रहने की वजह से इसकी उंगलियां लंबी हो गई होगी और इनके बीच एक पतली झिल्ली विकसित हो गई होगी, जिसकी वजह से ये शिकार को आसानी से झपटकर पकड़ सकते थे। इसने इन लंबे हाथों को ग्लाइडिंग करने के लिए तब इस्तेमाल किया होगा जब ये शिकार करने के लिए छलांग लगाने लगे होंगे, यानी उस वक्त जब शिकार इनसे दूर उड़ता होगा, और धीरे धीरे इसी तरह इनकी उड़ने की शक्ति विकसित हो गई होगी। लेकिन इस हाइपोथेसिस में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है, जिस तरीके से ये अपने पास आने वाले कीड़ों का शिकार झपटकर करता था, इस तरीके का इस्तेमाल कीड़ों को पकड़ने के लिए जंगल में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा विचित्र बात यह है
आवाज के माध्यम से शिकार का पता लगाने में बहुत एनर्जी लगती है और खास तौर पर तब जब आप स्थिर होते हैं। इसलिए शिकार को पकड़कर खाने का यह तरीका ज्यादा कारगर साबित नहीं होता। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि बैट्स के पूर्वजों ने पहले उड़ना सीखा था? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हाइपोथेसिस। इस मॉडल के अनुसार बैट्स की उड़ने की पावर उस पूर्वज से विकसित हुई थी जो ग्लाइड करना जानता था, जिसकी शुरुआत पेड़ों और शाखाओं के बीच छलांगे लगाने से हुई थी। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है इस पेड़ पर रहने वाले जीव के ग्लाइड फेस में इसकी उंगलियां लंबी विकसित हो गई होगी और इसके बीच एक झिल्ली विकसित हो गई जो आगे जाकर पंखों के रूप में विकसित हुई। जब इसने उड़ना सीख लिया तो एक दिन इसने अपने शिकार की पंखों की आवाज सुनकर उसका शिकार हवा में ही कर लिया होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे आवाज की मदद से शिकार करना सीख गया होगा। इस चीज को सुनने के बाद कुछ शोधकर्ता इस आइडिया पर सवाल उठाते हैं, जैसे कि वो कहते हैं अगर कोई जानवर उछलता है या रात में ग्लाइड करता है बिना किसी सेंस के और जिसके पास रात का विजन और एकोलोकेशन करने की शक्ति भी ना हो, तो उसे कैसे पता लगेगा कि उसे कहां लैंड होना है। लेकिन इस हाइपोथेसिस में थोड़ा फॉसिल रिकॉर्ड मददगार साबित होता है। जैसे कि अगर हम ओनिकोनिक्टरिस के कंकाल को देखें तो इससे पता लगता है इसके पास उड़ने की शक्ति तो थी, पर इसके पास क्रेनियल फीचर नहीं था जो सीधे आम तौर पर एकोलोकेशन से लिंक्ड होता है। क्योंकि इसकी खोपड़ी टूटी हुई थी तो ये बता पाना मुश्किल है कि इसकी आंखें इसके जैसे दूसरे जानवरों की तरह बड़ी हुआ करती थी या नहीं, जैसे कि उड़ने वाली गिलहरियों की होती है। पर इसके बावजूद भी इस चीज के अच्छे सबूत है चमगादड़ों के पूर्वजों ने पहले उड़ना सीखा था। लेकिन इन दोनों हाइपोथेसिस के अलावा अभी विचार करने के लिए तीसरा ऑप्शन भी है, यानी एकोलोकेशन और उड़ने की शक्ति दोनों एक साथ विकसित हुई होगी। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक चमगादड़ों के पूर्वज अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कम्युनिकेशन करने के लिए करते थे और रात के समय में बेसिक सोनार की हेल्प से ये पेड़ों की शाखाओं पर छलांगे लगाते थे। अब जैसे जैसे इनकी एकोलोकेट करने की शक्ति अधिक विकसित हुई तो ये ज्यादा लंबी छलांग लगाने लगे और आगे जाकर यही चीज उड़ने वाले पंखों में तब्दील हो गई। दोस्तों, इन दो अडेप्टेशन की वजह से यानी एकोलोकेशन और उड़ने की शक्ति से बैट्स ऐसे कीड़े खाने वाले जीव बने जैसे आज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मॉडल में भी एक दिक्कत है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ओनिकोनिक्टरिस के अंदर एकोलोकेट करने की शक्ति नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों हाइपोथेसिस में फॉसिल एविडेंस इस चीज के फेवर में है कि पहले चमगादड़ों ने उड़ना सीखा था। तो भले ही अब हमारे पास चमगादड़ों की उत्पत्ति की पहेली का एक हिस्सा है जो हमें काफी हद तक सुलझा हुआ लगता है, लेकिन फिर भी ये हमें नहीं बताता कि चमगादड़ कहां से आए थे। पर यह पता लगाने के लिए कि मैमल्स फैमिली ट्री में चमगादड़ किस जगह पर स्थित है, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने जेनेटिक पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जीवित चमगादड़ों के डीएनए का अध्ययन किया और इसी चीज के चलते काफी समय तक ये माना जाता रहा कि चमगादड़ सुपर ऑर्डर आर्कोंटा का हिस्सा है। इस ग्रुप में पेड़ पर रहने वाली छछूंदर की प्रजातियां, क्लूगस और प्राइमेट जैसे जीव शामिल है। चमगादड़ों को इस ऑर्डर में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि ये इन मैमल से सबसे अधिक समान है, परंतु सुपर ऑर्डर अब अपने स्वभाव से अविश्वसनीय रूप से विविध है। लेकिन आर्कोंटा मेंबर्स के कंकालों के बहुत सारे फीचर चमगादड़ों से समान है, जिसमें कान के अंदर की छोटी हड्डी से लेकर घुटने की हड्डियों का फिट होने का एक विशेष तरीका शामिल है। इसके अलावा कुछ स्टडीज हमें ये बताती है कि इस ग्रुप के सभी मेंबर्स में बैट्स के सबसे नजदीकी रिलेटिव क्लूगस है और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि क्लूगस के कुछ फीचर्स बैट से सिमिलर है, जैसे कि इनके हाथ, एल्बोज और पैर। इसी के साथ ये रात में निकलते हैं, पेड़ पर रहते हैं और ये उड़ने के लिए अपनी पतली त्वचा का इस्तेमाल करते हैं जो इनके पैरों के बीच में फैली हुई होती है। ये चमगादड़ों के उन पूर्वजों की तरह दिखते हैं जिनकी परिकल्पना के बारे में हम बात पीछे कर चुके हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए वैज्ञानिक इन्हें बैट्स का नजदीकी रिश्तेदार बताते हैं। इसके अलावा 1990 में एक ऑस्ट्रेलिया के न्यूरो साइंटिस्ट ने बैट्स के बारे में सुझाव दिया कि फ्रूट बैट्स प्राइमेट से इवॉल्व हुए हैं। उन्होंने इसके रेटिना और ब्रेन के पैटर्न के बीच कनेक्शन की समानताओं के आधार पर ऐसा कहा।
लेकिन 1990 से लेकर अब तक बैट्स के ऊपर 2 दर्जन से भी अधिक मॉलिक्यूलर स्टडीज हो चुकी है और इनमें से एक भी स्टडीज से ये नहीं पता लगा कि बैट्स आर्कोंटा ग्रुप का हिस्सा है, बल्कि इन सभी स्टडीज ने बैट्स को एक अलग ही सुपर ऑर्डर में रखा है जिसे लोरेसिया थीरिया कहा जाता है। इस ऑर्डर में अनेकों प्लेसेंटल स्तनधारी जीव हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये क्रीटेशियस काल के अंत में सुपर कॉन्टिनेंट लोरेशिया में उत्पन्न हुए थे। ये ग्रुप काफ़ी विविध है। इस ग्रुप में मॉल्स, ऊंट, घोड़े, वेल्स, पेंगोलिन्स और भालू जैसे जीव शामिल है और इनमें से एक भी जानवर चमगादड़ों से नहीं मिलता। तो फिर इन सब चीज़ों को देखकर ये पता चलता है कि चमगादड़ हमसे ज़्यादा वेल के नज़दीकी रिश्तेदार हैं। इस ग्रुप के विश्लेषण में आमतौर पर चमगादड़ों को पेंगोलिन्स, मांसाहारी और खुर वाले जानवरों के साथ रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पष्ट नहीं है कि लोरेसिया थीरिया ऑर्डर में एक्चुअली बैट्स किसके सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है और कैसे है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बैट्स लोरेसिया थीरिया ऑर्डर के किसी ऐसे बहुत पुराने स्तनधारी जीव से उत्पन्न हुए हैं जिसने सुपर ऑर्डर में एक या अधिक अन्य ग्रुप को जन्म दिया है। दोस्तों, इस सारे जेनेटिक डाटा से कुछ और फायदे हुए हैं, जैसे कि इससे हमें ये अनुमान लगाने में मदद मिली कि बैट्स कब आए थे। मोलिकुलर क्लॉक के नाम से ज्ञात मॉडल पर आधारित स्टडीज के अनुसार चमगादड़ों की उत्पत्ति लगभग 65 मिलियन सालों पहले हुई थी। तो फिर चमगादड़ों की उत्पत्ति को समझने में हमने क्या सीखा? ऐसा लगता है कि हम उस क्रम का पता लगाने के करीब पहुंच गए हैं जिसमें चमगादड़ों के सबसे विशिष्ट लक्षण विकसित हुए, जैसे कि चमगादड़ों को उड़ना पहले आया और बाद में आवाज की मदद से शिकार करना आया। और आज भी हम चमगादड़ों के पुराने जीवाश्म पाने के लिए खुदाई कर रहे हैं। इसी के साथ जैसे जैसे जीनोमिक्स की फील्ड ग्रो करेगी तो हम सटीक रूप से ये पता लगा लेंगे कि बैट्स के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रुप है, और ये चीज़ ये बताने में भी सक्षम होगी कि बैट्स के पूर्वज कैसे दिखाई देते थे। जैसे इसके पूर्वजों के बारे में हम आज सोचते हैं, शायद इसके पूर्वज इनसे अलग होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो सबूत हमारे पास इसकी उत्पत्ति को लेकर है वो हमें चमगादड़ों के विकास के बारे में साफ तौर पर नहीं बताते। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।